हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि मोलैरिटी क्या होती है और मोलैरिटी क्या होती है। हम कैसे मोलैरिटी से मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर मोलैरिटी से मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका हमने रिलेशन देखा था और फॉर्मूला भी देखा, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस किया था, राइट। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में, जो कि है मोल फ्रैक्शन के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे पीपीएम और पीपीबी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। चलिए देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब अगर हम मोल फ्रैक्शन को बात करें तो इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं। जैसे मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलैरिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, तो हम मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करेंगे? तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है। इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे? इस सिंबल को हम बोलेंगे ये है काई, राइट, CHI। बट हम इस सिंबल को x ही मान करके चलते हैं कि हम इसको क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। बहुत हम जनरली यही यूज़ करते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन, इसको जनरली हम डिनोट करते हैं x से, जबकि ये x नहीं है, ये ग्रीक सिंबल है जिसको हम बोलते हैं काय, राइट, CHI। बट हम जनरली क्या यूज़ करेंगे? हम x ही मान करके चलेंगे कि मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x। ओके, तो देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन जो है रेशियो होता है, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन में हम क्या बात करते हैं? मोल फ्रैक्शन में हम सॉल्यूशन की बात कम करते हैं, मिक्सचर की बात ज़्यादा करते हैं, राइट। बट हम सॉल्यूशन को भी क्या मान करके चलेंगे कि जो सॉल्यूशन हमें गिवन है वो क्या है? वो एक मिक्सचर है। उस मिक्सचर के अंदर जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जैसे सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर भी दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। उसमें उसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में शुगर सॉल्यूशन है या फिर शुगर का कोई मिक्सचर है, ठीक है, शुगर को हम वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है, राइट, इस तरीके से। तो देखो सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन हमने देखा कि सॉल्यूशन जो होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। सॉल्यूशन में हमें दो चीज़ें मिलती है, एक होता है सोल्यूट और एक क्या होता है आपका? सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये सॉल्यूशन के क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। तो इनको दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलकर के क्या बना है? सॉल्यूशन बना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो भी मिक्सचर के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे तो हमें उनका मोल फ्रैक्शन निकालना है। जैसे सपोज हमारे पास में कोई मिक्सचर है, उसमें तीन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं A, B और C, तो हम सबका क्या निकाल सकते हैं? उनका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और उनका रेशियो निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से अब देखो किस तरीके से हम इसमें क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है, क्या क्या चीज़ें कैसे फॉर्मूला बनाया जा सकता है, वो हम चीज़ें देखते हैं। अब देखो सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं A से और ये है आपका B। तो देखो हमें अगर मोल ऑफ सोल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? x से डिनोट करेंगे। तो ये हो जाएगा x ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है तो बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको? देखो मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ या टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट का निकालना है, सपोज हमारे पास में कोई मिक्सचर है, उस मिक्सचर में A, B, C है, हमें ए कॉन्स्टिट्यूएंट का निकालना है तो हम क्या करेंगे? A के मोल लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मोल से, राइट। तो वो क्या आ जाएगा? A का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। हमें B का निकालना है तो हम B को डिवाइड कर देंगे टोटल मोल से। हमें C का निकालना है तो हम C को डिवाइड कर देंगे टोटल मोल से। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन। इसी तरीके से अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है तो सॉल्वेंट का फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, जब भी हम जो भी एक मिक्सचर के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं इन सबका जो मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन आएगा या फिर जो सम आएगा वो किसके इक्वल होता है? हमेशा 1 होता है। अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? ये हमेशा इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, इन दोनों का फ्रैक्शन, राइट। किसके इक्वल रहेगा? 1 रहेगा। यानी जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है किसी भी मिक्सचर के अंदर, तो उनकी जो वैल्यू रहेगी वो किसके बीच में रहेगी? 0 से 1 के बीच में क्या करेगी? लाई करेगी, राइट, इस तरीके से। अब देखो एक और चीज़ हम यहाँ पे नोट बना करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? या हम ये लिख सकते हैं द सम ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स
द सम ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर आर इक्वल टू 1। ठीक है, किसके इक्वल होंगे? जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। सपोज हमारे पास में मिक्सचर है ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा? हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप जो है, ये जो रिलेशन है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? अगर आपके पास में सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन है तो आपके पास में इनडायरेक्टली क्या है? सॉल्वेंट के भी मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है? सपोज आपको एग्जाम्पल में दे रखा है कि 0.2 ग्राम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है 0.2। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या दे रखा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दे रखा है 0.2। ये तो डायरेक्ट चीज़ दे रही है। आपको इनडायरेक्टली क्या पता है? आपको इनडायरेक्टली पता है सॉल्वेंट का मोल, क्योंकि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के जो मोल फ्रैक्शन होंगे वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हो? सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो आपके पास में सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन कितने आएंगे? 0.8 आ जाएंगे। राइट, इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं, देखो वापस इसी फॉर्मूले में, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एन टोटल लिख देते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? एन सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा? एन टोटल। या फिर मैं इसको सॉल्यूशन लिख देता हूँ ना, टोटल की जगह हम इसको क्या लिख देते हैं? सॉल्यूशन लिख देते हैं, तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो सोल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के मोल, सॉल्वेंट के मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के मोल। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो बहुत से टीचर्स जो होते हैं वो सॉल्वेंट और सोल्यूट को ए और बी के अंदर कंसिडर करते हैं। राइट, तो जो फॉर्मूला नया बनता है वो ए और बी के रिस्पेक्ट में बनता है। ठीक है, ए और बी के टर्म्स में बनता है। वो हम कैसे करेंगे? तो देखो मैंने आपको बताया कि सोल्यूट को हम क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, और सॉल्वेंट को हम क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा? एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। यहाँ पर क्या बनेगा? एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो सही बात है, एक ही बात है। आप भले इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, चाहे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, चाहे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, तो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग है, बाकी फॉर्मूला जो है वो सेम है। आप एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी भी कर सकते हो। आपके पास में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हमारे पास में यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अगर हमारे पास में 3 होते तो हम क्या लिखते हैं? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। यहाँ पर भी क्या लिखते हैं? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और यहाँ पे एक और आ जाता है एन सी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। राइट, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन को। राइट, अब देखो मोल फ्रैक्शन जो है वो अलग अलग टर्म्स में यूज़ किया जा सकता है। मोल फ्रैक्शन से हम अलग अलग उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन से हम मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग कंसंट्रेशन यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और मेनली जो 3 टाइप की आपके कंसंट्रेशन यूनिट है वो है मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। ये 3 जो कंसंट्रेशन यूनिट है ये मोस्टली आपसे पूछी जाती है एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो 3 कंसंट्रेशन यूनिट है आपकी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आगे भी जब आप क्लास 12th के अंदर जाओगे, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे, तो उसमें भी ये 3 चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज आती है। राइट, तो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हम ईजिली क्या कर सकें, ये पूरा का पूरा समझ सकें। ठीक है, कि हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो देखो आपको दे रखा है कि NaOH दे रखा है। ठीक है, NaOH का जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, ठीक है, तो मैं एक्स से डिनोट करता हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH दे रखा है आपको 0.2। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको? एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, कि एक्वा सॉल्यूशन में NaOH का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है? 0.2 है। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट मोलैलिटी। स्मॉल m का मतलब होता है मोलैलिटी, कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी। तो आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। अब हम कैसे करेंगे? देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH हमें गिवन है कितना है? 0.2। अब देखो हमें सोल्यूट तो पता चल गया, बट सॉल्वेंट नहीं पता चला। सॉल्वेंट तो दे ही नहीं रखा, दे रखा है इनडायरेक्ट रूप में देख रखा है। क्या दे रखा है? एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब है कि हमने 2 ग्राम NaOH को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो हमने वाटर के अंदर NaOH को डिजोल्व किया, तभी एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। तो हमारे पास में जो सॉल्वेंट है वो क्या है? H2O है। तो H2O का कितना आ जाएगा? अब इसका 0.2 है, तो 0.2 यहाँ से हम निकाल सकते हैं 0.2 प्लस इसका हमें निकालना है, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो 1 माइनस 0.2 कितना होता है? 0.8। अभी हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8। अब देखो, ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बताना भूल गया। यहाँ पे जब हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमारे पास में इसके इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है। जब हम इन दोनों के जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हम इनको दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये रिलेशन आएगा, ये रेशियो आएगा, राइट। इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे भाई, हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना है डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना है। ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8। तो ये हमें किसके इक्वल दे देगा, ये दे देगा हमें सोल्यूट के मोल अपॉन में सॉल्वेंट के मोल, यानी ये आ जाएंगे सोल्यूट के मोल, ये आ जाएंगे सॉल्वेंट के मोल। कितने आएंगे, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1/4, यानी 1 मोल NaOH है और 4 मोल H2O है, राइट। अब देखो, अगर हम मान लेते हैं कि जो NaOH है, लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स कंसिडर कि मोल ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaOH कितना है, x मोल ऑफ NaOH हमारे पास में प्रेजेंट है। तो बताओ H2O के मोल्स हमारे पास में कितने होंगे, तो H2O के मोल्स कितने होंगे, मोल ऑफ H2O कितने होंगे भाई, 4x हो जाएगा ना। जब हम इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 को, तो ये हो जाएगा 1x डिवाइडेड बाई 4x, यानी 1:4 है, तो ये आ जाएगा x/4x आ जाएगा, राइट, इस तरीके से। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, 4x आ जाएगा। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है मोलैलिटी को। ठीक है, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान से देखो, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास में कितना है, मोल ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास में x, तो स्मॉल m कितना आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें पता करना है। हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। देखो, ये हमें दे रखे हैं मोल, मोल से हम वेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जब हम मोल को मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में, मोलिकुलर वेट कितना होता है H2O का, 18 होता है, तो 18 × 4x। ठीक है, अब देखो, ये है पूरा का पूरा जो भी है वो kg के अंदर हम मेजर कर रहे हैं, हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x से x सॉल्व हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में 1/18 × 4 कितना होता है, 18 × 4 कितना होता है, 72 × 1000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 72, इसको आप काटोगे तो ये आएगा 125 डिवाइडेड बाई 9, ये आ जाएगी आपकी मोलैलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मोल फ्रैक्शन। अगर आपको मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं तो हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं तो हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस दिक्कत कहाँ आएगी, यहाँ पे हम वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, कि जो भी वॉल्यूम होगा वो आपको दे रखा होगा कि जो भी को सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम इतना है। सपोज 1 लीटर सॉल्यूशन दे रखा है और इसका मोल फ्रैक्शन इतना है, तो हम यही प्रोसीजर फॉलो करके क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं। मोलैलिटी तो हमने निकाल ली, राइट। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन का, राइट। अब इसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं ppm और ppb के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं ppm और ppb के बारे में। ppm क्या होता है, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और ppb का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन यूनिट होती है ये बहुत ही हम रेयर चांसेस में यूज़ करेंगे, राइट। कई बार, मतलब हर बार हम यूज़ नहीं करेंगे, कभी कभार इसका कोई क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए, बाकी आप 11th क्लास के अंदर 12th क्लास के अंदर इतना यूज़ नहीं करेंगे ppm और ppb का, जितना हम मोलैलिटी या फिर मोल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इन सब का यूज़ करेंगे। तो ppm और ppb जो है ये मेनली यूज़ की जाती है जब हमारे पास में जो सोल्यूट होता है, जो हमारे पास में सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, यानी पॉइंट्स के अंदर जो है उसकी कंसंट्रेशन होती है, तब हम किसका यूज़ कर सकते हैं, तब हम किस यूज़ करते हैं ppm का और ppb का यूज़ करते हैं। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ppm और ppb का, राइट। अब देखते हैं क्या चीज़ें हैं आपके सिलेबस में, इसलिए हमें देखना पड़ेगा, राइट। इतना यूज़ नहीं है, आप इसको लाइटली लें और बहुत ही ईजी है ppm और ppb निकालना। तो देखो, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन और ppb का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, ये है मिलियन, m का मतलब क्या है यहाँ पे, मिलियन। ठीक है, मिलियनर, और ये हो जाएगा आपका बिलियनर। ठीक है, बताओ मिलियंस में कितने होते हैं, मिलियंस का मतलब क्या होता है 10⁶, और बिलियन का मतलब क्या होता है 10⁹। अगर आपको नहीं पता है तो आप याद रखें कि मिलियंस का मीन होगा 10⁶, बिलियन का मीन होगा 10⁹, राइट। अब देखो, अब अगर हमें कैलकुलेट करना है कि ppm और ppb कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ppm कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, मैं इसको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ आपको किस तरीके से। सपोज हमारे पास में 200 ग्राम क्या है, NaOH, ठीक है, सॉरी NaOH, राइट। सब 200 ग्राम हमारे पास में NaOH है।
200 ग्राम NaOH किस में प्रेजेंट है? सपोज 1 किलोग्राम हमारे पास में कोई भी सॉल्यूशन है, हम बोल सकते हैं, ठीक है, W/W के अंदर हम इसको लिखते हैं। अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, तो W/W में लिख सकते हैं और V/V में भी लिख सकते हैं, राइट। तो देखो सपोज हमारे पास में 1 किलोग्राम का सॉल्यूशन बनेगा, अगर हमारे पास में 1 ग्राम ही NaOH प्रेजेंट हो तो कितना सॉल्यूशन होगा? तो कितना होगा? 1/200। सिंपल। हमें मिलियंस में कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, 10⁶ कर देंगे कि इतना ग्राम कैसे प्रेजेंट, कितना प्रेजेंट होगा, तो 1/200 इंटू में कर देंगे 10⁶ कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? 10⁶ कर देंगे, ओके। तो हम देखो किस तरीके से करेंगे। इसका जो फॉर्मूला आएगा ppm का क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। और अगर आपको ppb निकालना है तो ये आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू कर देना 10⁹ से, तो ये हो जाएगा 10⁶ और ये हो जाएगा 10⁹, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ppm कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ppb कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक और कन्वर्जन हम देखते हैं, देखो। तो ये तो हो गया आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू अगर हम 100 कर दें और इंटू अगर हम 10⁴ कर दें, तो बताओ ये क्या है? पूरा का पूरा ये है आपका W/W %, ठीक है। और इसको हम वॉल्यूम में भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या लोगे, ठीक है, वॉल्यूम यूज़ कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, इस तरीके से। तो ये W/W में भी जाएगा और V/V में भी चला जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा W/W %, यानी ppm क्या होगा आपका? W/W % इंटू 10⁴। और अगर हमें ppb निकालना है तो हम कैसे करेंगे? W/W % इंटू 10⁻, ये आ जाएगा आपका 7, ठीक है। तो इतना यूज़ नहीं होता है, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि ppm और ppb के क्वेश्चंस में आपको मिले, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। देखो आपको दे रखा है कि 200 ग्राम का आपके पास में क्या है? एक टूथपेस्ट है, ठीक है, 200 ग्राम का आपके पास में क्या है? टूथपेस्ट है, कोई भी हो सकता है, दंत कांति हो सकता है, जो कि पतंजलि का आता है, ठीक है, कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, सेंसोडाइन, सब है ना, कोई भी आप मान सकते हो, जो भी आप यूज़ करते हो। तो हमारे पास में 200 ग्राम क्या है? टूथपेस्ट है। उस 200 ग्राम टूथपेस्ट में हमारे पास में जो CaF2 है, यानी कैल्शियम फ्लोराइड हमारे पास में प्रेजेंट है, वो कितना है? इसके अंदर 5 mg है, यानी 5 मिलीग्राम उसमें क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम फ्लोराइड प्रेजेंट है आपके टूथपेस्ट में, राइट। हमें इसकी क्या करनी है? हमें कंसनट्रेशन कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड की आपको क्या करनी है? कंसनट्रेशन कैलकुलेट करनी है। जब भी हम कंसनट्रेशन कैलकुलेट करते हैं बहुत ही कम अमाउंट के लिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं? ppm या फिर ppb यूज़ करते हैं। देखो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा। देखो हमारे पास में अगर हम बात करें तो ये है आपके पास में वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, कितना है? 200 ग्राम है आपके पास, ठीक है। अब देखो ये mg के अंदर है, तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 10⁻³ आएगा। आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो यूनिट कन्वर्जन का पूरा लेक्चर बनाया है, 2 मैंने लेक्चर दिए, उसमें सारी जो यूनिट्स हैं उसका कन्वर्जन दिया गया, आप उसको जा करके देख सकते हो। अगर हम mg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू अगर हमें ppm में निकालना तो हम क्या करेंगे? 10⁻6 में ले लेंगे, ठीक है। इसको हम ppm में कैलकुलेट करते हैं। तो देखो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा? 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो ये कटेगा, कितना आएगा? 50 डिवाइडेड बाई 2, राइट। 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 25, और ये आ जाएगा 25 ppm। यानी जो CaF2 यानी कैल्शियम फ्लोराइड की जो कंसनट्रेशन रहेगी वो कितनी रहेगी? 25 ppm रहेगी 200 ग्राम टूथपेस्ट के अंदर। यानी 200 ग्राम टूथपेस्ट के अंदर कितनी कंसनट्रेशन है? अगर वो 5 mg प्रेजेंट है तो उसकी कंसनट्रेशन रहेगी 25 ppm रहेगी, बहुत ही कम, ठीक है।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पीपीएम और पीपीबी का यूज़ कर सकते हैं। राइट। अब देखो जो पीपीएम है और पीपीबी है, आप लोगों ने अगर न्यूज़ में देखा होगा ऐसा कुछ कि जब भी पोल्यूशन रेट जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है दिल्ली या फिर बॉम्बे या फिर कहीं भी किसी भी एरिया के अंदर पोल्यूशन रेट इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे आपको न्यूज़ में बताया जाता है कि इतना पीपीएम जो है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, इतना पोल्यूशन इंक्रीज़ हो गया है, या फिर CO2 की जो रेट है वो इंक्रीज़ हो गई है। यानी एयर के अंदर जो कंसंट्रेशन है CO2 की, O2 की या फिर N2 की या फिर अदर गैसेस की, उसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, उसको हम पीपीएम में कैलकुलेट करते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन 0.5 पीपीएम इंक्रीज़ हुई है, इतनी डिक्रीज़ हुई है। राइट, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो वाटर होता है उस वाटर के अंदर जो भी उसके फ्लोराइड्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं या फिर जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी ठीक है बहुत सारी चीज़ें जो होती है जो कि लेस अमाउंट के अंदर होती है, उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, उनको भी हम किस में कैलकुलेट करते हैं, पीपीएम और फिर पीपीबी में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर और भी बहुत ही माइन्यूट है तो हम उसको पीपीबी में कैलकुलेट करेंगे, और थोड़ा सा हम ऊपर है तो हम उसको पीपीएम में कैलकुलेट करते हैं। राइट, तो इस तरीके से पीपीएम और पीपीबी का यूज़ होता है। हाल फिलहाल 11th क्लास के अंदर तो आपका यूज़ है नहीं, ठीक है, तो आप मेनली कॉन्सेंट्रेटेड रहें मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में। राइट, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी के बारे में और कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।